जुड़वन शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसी शरपसंद को शहरियों के अमन व सुकून में खलल पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। शरअंगेज़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी इसका कोई हतमी फैसला नहीं किया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि आज कोई मुजाहरा ना हो, कोई धरना ना हो, तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज क्या पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मसाइल का हल है? ये ऑप्शन मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट ने अभी ये फैसला नहीं किया कि KP में गवर्नर राज जो है वो लगाया जाए। एक ऑप्शन के तौर पे ये बात हुई है। तो आप दफ़ा 144 तोड़ेंगे? अभी दफ़ा 144 हमारे जाने के दिन को क्यों याद आता है, जब हम इनको पता है कि हम जाएंगे। अच्छा, ये चाहते हैं कि कोई ना हो वहाँ पे, प्रोटेस्ट ना हो, धरना ना हो, या MPS फैमिली ना बैठे, मुलाकात करा दे, 4 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। DIG सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शाकिर हुसैन दावर ने सूबाई पुलिस को खत लिखकर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सिर्फ अपने सूबे के अंदर फराइज सर अंजाम दे। उन्होंने खत में लिखा कि सूबाई पुलिस फोर्स का कोई भी अहलकार सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना ले। तमाम निगरान अफसरान को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी दे दी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जो भी वाक़या होता है वो अज़ खुद नहीं हो जाता, उसका कोई पस मंज़र होता है। 26 नवंबर 2025 को इन्हीं हालात की तैयारी हो रही थी। हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऐसे राब्तों को मुनक़ता कर दे। अगर अपोजिशन वाले रूल्स के मुताबिक मुलाकातें करते तो ये सब कुछ ना होता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI खैरियत से हैं, अफवाह बिल्कुल गलत है। हमने उनको कहा था कि धमकियों को छोड़ें, हम वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात करवाते हैं। इस बारे में फैसला तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन ज़ेरे गौर है। सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनको जिस एजेंडे पे और टास्किंग के ऊपर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, अब ये उस टास्क की तरफ किस तरह से आगे बढ़ते हैं और क्या जो है वो लाहे अमल इख्तियार करते हैं, उसके ऊपर इस बात का इन्हिसार होगा। अगर उन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जोश जज्बे से काम लिया तो फिर हो सकता है कि फिर इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन ना रहे। उस हद तक आगे जाएंगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या जो उसकी रिट है उसको उस हद तक डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है फेडरल गवर्नमेंट को। 2 दिन पहले इनका एक बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन जो है वो स्पीकर साहब से मिला था, जिस स्पीकर साहब के साथ ये बात की और हमने उनको यकीन दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही वापस आते हैं तो ये इशू जो है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि वो हमसे मिलके गए हैं तो सुहेल अफरीदी साहब की धमकी आ गई कि जी हम मंगल को जो है वो जेल के बाहर ये करेंगे और उसके अलावा हम ऐसे करेंगे। अगर वो तसादम की या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं तो फिर उन समेत बाकी जो लोग भी वहाँ पे होंगे तो उनके खिलाफ फिर कानून जो है वो अपना रास्ता तो लेगा। तो अब जब 26 नवंबर 2025 को दोबारा उन्हीं हालात को पैदा करने की जो है वो धमकियाँ दी जा रही थी, बल्कि इसकी तैयारी हो रही थी और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इसमें बुनियादी किरदार अदा करने वाले थे, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो फिर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि फिर ऐसे लिंक्स को या ऐसे राब्तों को जो है वो मुनक़ते कर दे। बिल्कुल हुकूमत के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि सुहेल अफरीदी साहब अब क्या करने वाले हैं। 26 नवंबर 2024 की याद में 26 नवंबर 2025 को क्या करना चाहते हैं और इन मुलाकातों के ज़रिए से ही ये सारा कुछ मैनेज होने जाना था। सुबह फिर इन्होंने जो है वो लॉ
लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी पैदा करने का प्रोग्राम बनाया है कि मेरा ख्याल है कि सभी को अडयाला जेल से काफ़ी फासले पे ही रोका जाना मुनासिब होगा। जहाँ तक उनकी खैरियत का मामला है, बिल्कुल वो खैरियत से हैं, इस बारे में कोई जो है ये अफवाह साजी जो की जा रही है गलत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में किसी और राज की ज़रूरत नहीं, गवर्नर राज से नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसीज़ खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास को 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में सदर की जानिब से लौटाए गए बिल और सेनेट या असम्बली से मंजूर लेकिन दूसरे ऐवान से मंजूर ना होने वाले बिल पेश किए जाएंगे। इजलास में सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, अक़लियत के हुकूक़ के कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल पेश किए जाने का इम्कान है। अक़लियत कमीशन से मुतालिक बिल सदर की जानिब से वापस आया है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और एनिमल काउंसिल से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से मुक़र्ररा मुद्दत में मंजूर नहीं हुए थे। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तालड़ का कहना है कि आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया नोटिफिकेशन आएगा। जल्द ही ये मामलात हल हो जाएंगे। कानून पास हो चुका है, नोटिफिकेशन भी इसी से जुड़ा है। नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामलात रुक गए हों। उनकी मुद्दत मुलाजमत ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। 3+2 जो एक दफ़ा पिछली दफ़ा तब्दीली आई थी उसकी वजह से वो नवंबर 27 तक तो ऑलरेडी है। अब जाहिर है ये नई अमेंडमेंट के बाद कुछ चीज़ें हैं जो उसमें इंसिलरी लेजिस्लेशन की गई और वो जो उनकी इकट्ठी तैनाती का एक और नोटिफिकेशन है वो आएगा। ये सारे इंसिलरी मैटर्स होते हैं, इनकी वजह से किसी किस्म का कोई डिस्कनेक्ट या कोई कानूनी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि CDF का एक नया इदारा बनने जा रहा है, वो बहुत अहम इदारा होगा। इन्हीं मामलात को पूरी तरह से देखते हुए नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होना चाहिए, ना उजलत में होगा। नवाज शरीफ CDF के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं, ये तासुर गलत है। CDF का एक नया जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो बनने जा रहा है और वो बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन होगा और उससे मतलब जो मामलात हैं उन्हीं मामलात को पूरी तरह से जो है वो देखते हुए जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो उजलत में तो नहीं होना चाहिए और ना ही उजलत में होगा। आइन के बाद जो है वो लॉ अमेंड होता है, लॉ के बाद फिर रूल्स जो है वो फ्रेम होते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी एहतियात से की जाने वाली हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया, उसके बाद लॉ अमेंड हो गया, उसके बाद अब रूल्स जो हैं उनकी बाकायदा अप्रूवल होगी। तो उसके बाद जो है वो ये चीज़ें जो है वो टेबलेटेलिसी जब हो जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक जिस दिन नोटिफिकेशन होगा तो उस दिन से जो है वो उस मुद्दत का जो है वो तयन होना शुरू होगा और वो 5 साल होगा। 5 साल मुद्दत। अच्छा, बड़े मियाँ साहब ने एक बार फिर पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई थी, बड़े मियाँ साहब के हवाले से लेके उनको बातें की जा रही हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं रुकावट बने हुए हैं नवाज शरीफ साहब। तो क्या नवाज शरीफ साहब? जी बिल्कुल, ये तस्सर जो है वो गलत है। वो ना रुकावट हैं और ना ही उन्होंने इस बारे में कभी जो है वो इस किस्म के ख्याल का इजहार किया। उनकी जिस गुफ्तगू को खामखा जो है वो इसमें रेलिवेंट करार दिया जा रहा है वो किसी और हवाले से हो रही थी बात। मतलब जो हमारे जो न्यूली इलेक्टेड लोग थे उस दिन जो उन्होंने बात की वो उसका जो पस मंजर था कुछ और था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं वो सारी जो है वो उनके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की एज पार्टी हेड अप्रूवल थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबा हज़ारा के क़याम के लिए दरकार आइनी अमल फौरी तौर पर शुरू करने से मुतालिक मुश्तरका करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद का मकसद हज़ारा डिवीज़न को अलहदा सूबे का दर्जा देने के लिए आइनी और इंतज़ामी तकाज़े मुकम्मल करना है।
قرارداد کا مقصد ہزارہ ڈویژن کو علیحدہ صوبے کا درجہ دینے کے لیے آئینی اور انتظامی تقاضے مکمل کرنا ہے۔ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نئے صوبے کے ڈھانچے، حدود اور انتظامی لائحہ عمل کی تشکیل کے لیے جامع سفارشات متعلقہ آئینی اور قانونی فورمز کی پیش کی جائیں۔ اراکین اسمبلی نے آئینی عمل کی ترجیحی بنیادوں پر تکمیل یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ قرارداد حکومتی رکن نذیر عباسی نے پیش کی۔ پیپلز پارٹی کے رکن احمد کنڈی اور جمعیت علماء اسلام فے کے سجاد اللہ نے اس پر حمایت کی۔ استور بون سے شغر تنگ سکردو کے درمیان 105 کلومیٹر بین الاضلاع رابطہ سڑک کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ سڑک بلتستان ڈویژن اور استور دیامر ڈویژن کا فاصلہ کم کرنے کے ساتھ ساتھ سیاحت کو بھی فروغ دینے کے حوالے سے اہم ثابت ہوگا۔ تفصیلات بتائیں گے رفیع اللہ خان آفریدی۔ جی میں اس وقت موجود ہوں استور شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور، سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پہ یہ خربے گاؤں ہے۔ اس کے سامنے یہاں پر میرے پیچھے آپ کو یہ روڈ جو نظر آ رہا ہے، یہ اہم سڑک تعمیر ہو رہی ہے، اس وقت زوروں کے ساتھ کام جاری ہے۔ سکردو جو بلتستان ڈویژن اور استور کے درمیان یہ جو رابطہ سڑک ہے 105 کلومیٹر یہ روڈ ہے، تقریباً 6 ارب کی لاگت سے یہ جو کچا روڈ تعمیر ہو رہا ہے، بعد میں یہ میٹل ہوگا، ریوائز ہوگا۔ اس وقت یہ روڈ تعمیر ہونے سے نہ صرف سیاحت کو جو ہے وہ فروغ ملے گا، بلکہ بلتستان ڈویژن کے جو چاروں ضلع ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیامر استور ڈویژن کا جو ضلع استور ہے ان کا رابطہ اور فاصلہ بہت کم ہو کے رہ جائے گا۔ یہاں سے سکردو کے لیے جو ہے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ رہے گا، جبکہ بلتستان ڈویژن کی پوری ٹریفک جو ہے وہ راولپنڈی کے لیے بھی اور استور کے لیے بھی اسی روٹ سے سفر کرے گی۔ یہ جو اہم منصوبہ ہے یہ گزشتہ سال جو ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت کے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو خالد خورشید انہوں نے اس منصوبے کا بنیاد رکھا تھا۔ اس کے بعد سے ابھی تک یہاں پہ کام جاری ہے۔ عوامی حلقوں کی طرف سے بھی یہاں پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو بلتستان ڈویژن اور استور جو دیامر استور ڈویژن سے بھی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ جی پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے جانے کے بعد ملتان میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں عمران چودھری بتائیں گے۔ جی حکومت پنجاب کی جانب سے ٹریفک کی وائلیشن کرنے پر جرمانوں کی جو رقم ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، اور 27 نومبر سے نئے جرمانوں کی جو شرح ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ اس وقت سٹی ٹریفک پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے وہ ملتان شہر کے تقریباً تمام بڑے چوکوں پر، اہم شاہراہوں پر جو ہے وہ ناکے لگائے ہوئے ہیں، اور جو وائلیشن کرنے والے لوگ ہیں جن میں لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے، اس کے علاوہ جو رکشہ پھٹا ہے اور جو کالے شیشے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر کاشف اسلم کے مطابق یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ بلا امتیاز کیا جا رہا ہے، اور سرکاری گاڑیوں کے بھی جو ہیں وہ چالان کیے جا رہے ہیں، اور کسی کو بھی کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا رہی۔ 27 نومبر سے لے کر اب تک جو ہے وہ جرمانوں کی مد میں 70 لاکھ سے زائد رقم وصول کی گئی ہے، 10,000 سے زائد جو ہے وہ چالان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح 1300 افراد کے خلاف جو ہے وہ FIRs درج کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان میں مختلف جگہوں پہ جہاں پر ٹریفک کا لائسنس بنتے ہیں وہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لائسنس بھی بنوا رہے ہیں۔ جی غزہ اور یوکرین کی جنگ اور عالمی تنازعات کے باعث دنیا میں اسلحے کی خرید و فروخت بڑھ چکی ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنی نے 2024 میں $679 ارب کا اسلحہ فروخت کیا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق غزہ اور یوکرین کی جنگوں نے اور عالمی تنازعات نے دنیا میں اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کا بزنس بڑھا دیا۔ 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں نے 2024 میں $679 ارب کا اسلحہ فروخت کیا۔ امریکی کمپنیاں لاک ہیڈ مارٹن، نارتھروپ گرومان اور جنرل ڈائنامکس اسلحہ بیچنے میں سب سے آگے رہیں۔
गजा में फ़लस्तीनियों की जारी नस्लकुशी के दौरान 3 इसराइली असलहा साज कंपनियों की आमदनी भी बढ़ी। इन कंपनियों ने मजमूई तौर पर 16.2 अरब डॉलर्स का असलहा बेचा, जो 2023 के मुकाबले में 16% ज़्यादा था। गजा नस्लकुशी के दौरान इसराइल ने 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया और तकरीबन पूरे गजा को मलियामेट किया है। इस जंग से इसराइल की एलबैत सिस्टम्स ने 6.28 अरब डॉलर्स मुनाफा कमाया, जबकि इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का मुनाफा 5.19 डॉलर्स रहा। इसराइल ही की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का मुनाफा 4.7 अरब डॉलर्स रहा। अरबपति एलॉन मस्क की स्पेस एक्स का नाम पहली बार टॉप ग्लोबल मिलिट्री मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त में आ गया। 2023 के मुकाबले में एलॉन मस्क की कंपनी ने 2024 में दुगना यानी 1.8 अरब डॉलर्स का असलहा फ़रोख्त किया। टॉप 100 कंपनीज़ में 26 यूरोप में हैं, जिनमें से 23 ने 13% इजाफे की शरह से 151 अरब डॉलर्स का असलहा 2024 में फ़रोख्त किया। यूक्रेन के लिए तोप के गोले बनाने वाली जमहूरिया चेक की कंपनी चेकोस्लोवाक ग्रुप की 2024 की आमदनी में 193% इजाफा हुआ। कुल आमदनी 3.6 अरब डॉलर्स को छू गई। रूस से जंग में मसरूफ यूक्रेन की अपनी कंपनी JSC यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का आर्म्स रेवेन्यू 41% बढ़कर 3 अरब डॉलर्स हो गया। टॉप 100 लिस्ट में 2 रूसी कंपनियां रोस्टेक और यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन शामिल हैं। इन दोनों का मजमूई रेवेन्यू 23% बढ़कर 31.2 अरब डॉलर्स हो गया। एशिया ओशियाना के असलहा साजों ने 2024 में 130 अरब डॉलर्स कमाए, लेकिन ये आमदनी 2023 के मुकाबले में 1.2% कम रही। ये कमी चीन की 8 असलहा साज कंपनियों की फ़रोख्त में 10% कमी के बायस रिकॉर्ड की गई। जापान और जनूबी कोरिया की कंपनियों के असलहे की फ़रोख्त बढ़ी, जिसकी वजह यूरोप की तरफ से बढ़ती डिमांड और ताइवान और शुमाली कोरिया में कशीदगी थी। 5 जापानी कंपनियों ने 2024 में मजमूई तौर पर 40% इजाफे से 13.3 अरब डॉलर्स का असलहा फ़रोख्त किया। 4 जनूबी कोरियाई कंपनियों के असलहे की मजमूई फ़रोख्त 3.1% इजाफे से 14.1 अरब डॉलर्स की रही। पहली बार टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त में मशरिक़ वस्ता की 9 कंपनियां शामिल हुईं। इन 9 कंपनियों ने 2024 में 14% इजाफे से 31 अरब डॉलर्स का असलहा बेचा। टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स में शामिल तुर्की की 5 कंपनियों ने साल 2024 में 10.1 अरब डॉलर्स का असलहा फ़रोख्त किया, जो इससे पिछले साल की निस्बत 11% ज़्यादा था। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडिया, ताइवान, नॉर्वे, कनाडा, स्पेन, पोलैंड और इंडोनेशिया की असलहा साज कंपनियां भी ज़्यादा असलहा फ़रोख्त करने वाली दुनिया की 100 कंपनियों की इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फरहान यूसुफ पाकिस्तान की क़यादत करेंगे, जबकि सरफराज अहमद को मेंटोर और कोच मुकर्रर किया गया है। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। सुहेल, बताइए आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, एशिया कप 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में खेला जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। फरहान यूसुफ की क़यादत में पाकिस्तान टीम जो है वो इस एशिया कप में हिस्सा लेगी। अंडर 19 को सबसे खास बात ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की थी, उनको पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का मैनेजर कम मेंटोर जो है वो मुकर्रर किया गया है। उनके साथ शाहिद अनवर हेड कोच हैं, राव इफ्तिखार बॉलिंग कोच हैं, मंसूर अमजद फील्डिंग कोच हैं और इस तरह फरहान यूसुफ की क़यादत में पाकिस्तान टीम एशिया कप में हिस्सा लेगी। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका।